Let's continue the next part of this chapter, which is for single beam, and the next part is the design of single beam. डिजाइन का प्रोसीजर देख लेते हैं कि सिंगली बीम का डिजाइन कैसे करना होता है आपको। देखो एक चीज ध्यान रखना, डिजाइन का बेसिक से एक मतलब होता है, डिजाइन का मतलब होता है कि यू हैव टू डिफाइन द साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आपको साइज बताना है कि उसका क्या डायमेंशन होगा। एंड द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू, एक तो आपको साइज बताना है, एंड द सेकेंड थिंग इज you have to provide the area of steel बतानी है। These are the two things which you have to calculate while designing any beam, whatever it is. अगर वो सिंगली बीम है तो सिंगली का डिजाइन करेंगे, अगर डबली है तो डबली, और टी है तो टी बीम। टी बीम इज डिजाइन हमारी सिलेबस में होता नहीं है जनरली। फाइन, तो अगर आप डिजाइन करते हो सिंगली बीम का, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, whenever you theoretically design anything, then you have to proceed it by considering the section to be balanced section. इसका मतलब जब भी आप डिजाइन करोगे, यू विल ऑलवेज कंसीडर एक्स ए टू बी इक्वल टू एक्स सी, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड दीज टू विल बी इक्वल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम इंटू सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ये दोनों की वैल्यू सेम वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया बैलेंस सेक्शन। अब डिजाइन कैसे करना है, देखो डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन जब भी एग्जाम में कुछ आएगा, आपको सबसे पहली चीज ध्यान ये रखनी है कि आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल लोड। लोड जो आप कंसीडर करते हो, लोड दो तरीके से होता है, एक होता है आपका डेड लोड। डेड लोड का मतलब जनरली होता है सेल्फ वेट, खुद का वेट, और प्लस आपका होता है लाइव लोड या फिर इम्पोज लोड। देखो एक चीज मैंने आपको समझा दी थी कि कंक्रीट के अंदर जो WSM था वो सर्विस लोड पे बात करता था, मतलब जितना लोड एक्चुअल में आएगा उसी लोड के लिए आप डिजाइन कर दोगे। और जब आप बीम डिजाइन कर रहे हो तो बेसिकली आप डिजाइन करते हो बीम पे आने वाले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्योंकि बीम पे जो भी लोड आ रहा है अल्टीमेटली वो यूडीएल है, और अल्टीमेटली अगर वो यूडीएल है तो वो बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा। और मैं जानता हूं कि द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन 90% केसेस दे विल प्रोवाइड यू विद द सिंपली सपोर्टेड बीम, बट इन remaining 10% cases if they provide you with some other support condition, in that particular case you have to calculate the maximum bending moment। आपको maximum bending moment निकालना होगा जहां भी आ रहा हो। तो your first step is to calculate the total load and the maximum bending moment. Maximum bending moment can be present anywhere in the beam, you have to check for that। maximum bending moment कहां होता है, जहां पे shear force जीरो हो रहा होता है। आप इस चीज को अच्छे से जानते हो, हमने एसएफडी बीएमडी के अंदर ये समझ रखी है। फाइन, अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ बीम और उसका साइज b/d है। फाइन, और इसका मुझे अगर सेल्फ वेट निकालना है, अगर मुझे इसका सेल्फ वेट निकालना है जिसका साइज b/d है, क्योंकि जब भी मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, मान लो फॉर एग्जांपल सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है w इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, जिसमें ये w टोटल लोड होगा, wt जो समेशन होगा wd प्लस W लाइव लोड का, इन दोनों का समीशन WT होगा। तो इट मींस दैट यू हैव टू कैलकुलेट द डेड लोड एंड द लाइव लोड विल बी प्रोवाइडेड टू यू। लाइव लोड वो आपको देंगे क्वेश्चन के अंदर। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर बोला है कि UDL इज प्रेजेंट ओवर द बीम, फॉर एग्जांपल दे आर सेइंग दैट UDL ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर इज प्रेजेंट। अब UDL बोला है सिर्फ, तो हमेशा ध्यान रखना इस केस में डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन 40 है, दोनों चीज मिला के 40 दी हुई है। अदरवाइज अगर स्पेसिफाई है कि दिस इज लाइव लोड, दिस इज डेड लोड, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू कंसीडर देम सेपरेटली। अदरवाइज इफ दे आर सेइंग इन जनरल कि दिस इज अ यूडीएल, देन दैट मींस कि ये दोनों चीजों को इंक्लूड करके है। बट फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने नहीं बोला है, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट दिस maximum bending moment with the help of total load, and the total load will be the summation of the live load and the dead load। and dead load how you will calculate, डेड लोड कैलकुलेट करने का मतलब होता है, जब भी आप डेड लोड निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू द डायमेंशन b/d इनटू द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, द सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, दैट इज गामा ऑफ कंक्रीट। इन जनरल दिस गामा ऑफ कंक्रीट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। This is the unit weight of concrete which you have to consider if it is not given to you. Otherwise, whatever value is given, whether 24 or 25, you have to use that. फाइन, तो इससे आपको निकालोगे, आप सबसे पहले डेड लोड, डेड लोड में ऐड करोगे आप लाइव लोड, और लाइव लोड को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल लोड। अब पॉइंट ये है कि डेड लोड निकालने के लिए मुझे चाहिए होती है डायमेंशन, बिना डायमेंशन के डेड लोड निकल नहीं सकता, सही बात है। पर अगर मैं बीम डिजाइन कर रहा हूं तो डायमेंशन कहां से लेके आ गया, डायमेंशन तो मुझे डिजाइन करनी है,
इन दैट पर्टिकुलर केस हमें क्या करना होता है, डिजाइन के केस में जब भी हमें डिजाइन करने को आता है क्वेश्चन, वी हैव टू अज्यूम अ सर्टेन वैल्यू ऑफ डायमेंशन। उसको अज्यूम करते हो जब भी डिजाइन होगा, हमेशा ध्यान रखना, पहले अजम्पशन, फिर अजम्पशन पे लगेगा चेक। अगर चेक सही है तो अजम्पशन आपका सही हो गया, मतलब अजम्पशन अगर चेक एकदम जो आप कर रहे हो वो वैलिड आता है, ओके आता है, तो अजम्पशन ठीक है प्रोवाइड कर दो। अगर फेल हो जाता है तो फिर से यू विल अज्यूम अ न्यू वैल्यू एंड देन यू विल चेक इट अगेन। दिस इज द सेम केस व्हाट वी हैव टू डू। अब बात करते हैं कि डिजाइन में करना क्या गया है। पहली चीज, स्टेप 1 हमेशा ध्यान रखना डिजाइन के अंदर, आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा स्पैन की वैल्यू दी हुई होगी, स्पैन दे विल प्रोवाइड यू विद द वैल्यू, लेट्स से दिस इज एल। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू अज्यूम अ वैल्यू ऑफ टोटल डेप्थ इज इक्वल टू स्पैन अपॉन 10। स्पैन अपॉन 10 से आपको टोटल डेप्थ अज्यूम करनी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू। स्पैन बाय 10 यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल डेप्थ डी। अज्यूम कर लिया, पहला टोटल डेप्थ आ गया तो यहां से स्मॉल डी आ जाएगा। दिस विल बी टोटल डेप्थ माइनस द इफेक्टिव कवर। क्वेश्चन में जनरली इफेक्टिव कवर गिवन होता है, नहीं गिवन है तो क्लियर कवर गिवन होगा। अगर क्लियर का गिवन है तो क्लियर कवर में डायमीटर का आधा ऐड कर दोगे बार का, तो आपको मिल जाएगा इफेक्टिव कवर। बार का डाया आप अपने मन से ले सकते हो, 16, 18, 20, 22, 25 ऐसे करके आप जनरली लेते हो। तो बीम के अंदर जो बार लग रही है उसका डाया आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जनरली 18, 20, 22 के आसपास कंसीडर कर लेना। आप एमएम की बात वैल्यू कर रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं आपको। यहां पे जब आप डी माइनस ई इफेक्टिव करोगे, ये आपका इफेक्टिव कवर है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ। अब आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू है टोटल डेप्थ की स्पैन बाय 10 और एक वैल्यू है आपके पास इनिशियल इफेक्टिव डेप्थ की। सिमिलरली आप जब स्पैन बाय 10 कैपिटल डी को अज्यूम करोगे तो कैपिटल बी को कैपिटल डी बाय 2 अज्यूम कर लेना। These are the things which you have to assume if it is not given to you, क्योंकि डी और बी जनरली गिवन नहीं होगा। अगर आपको डिजाइन करने को बोला है तो दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम करना है सबसे पहले इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेना, ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप नोट कर लेना समझने के बाद सारे, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही एग्जाम के अंदर करना। 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, पर इसमें बीच बीच के पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। कन्वेंशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पेपर अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हो तो उस केस में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द स्मॉल थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू इन बिटवीन दीज स्टेप्स। आपको पूरा सिनेरियो याद नहीं रखना, पूरा सॉल्यूशन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ध्यान रखना है। स्टेप 2, you have to calculate the total load। टोटल लोड निकालना है। टोटल लोड निकालने के लिए you will calculate the dead load which will be equal to B into D into 25 plus you have to add some live load into this, you'll get the total load, and then using this total load you will calculate the maximum bending moment that can be present anywhere in the beam depending upon the support condition। the maximum bending moment कहां पे होगा, वहां पे होगा जहां shear force 0 होगा। अभी हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ चुका है, मतलब कहने का ये है ये वो बेंडिंग मोमेंट है जो उस बीम के ऊपर लग रहा होगा एक्सटर्नली। दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट व्हिच द बीम हैज टू कैरी, हैज टू हैंडल। इट मींस दैट आपको इस बेंडिंग मोमेंट को वो बीम रेजिस्ट कर पाए, ऐसी बीम डिजाइन करनी है जो इसको हैंडल कर पाए, इसको रेजिस्ट कर पाए। इसका मतलब जो बीम है उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सिंगली बीम की बात कर रहा हूं, जो बीम है वो अगर ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कराना चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया कि उस बीम का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कम से कम इसके बराबर होना चाहिए। फाइन, एंड यू आर डिजाइनिंग अ बैलेंस सेक्शन। इट मींस दैट व्हाट यू विल डू, जितना भी एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको आप बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख दोगे। बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख दोगे, इसका मतलब आप ये कहोगे कि बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, QB D डैश का होल स्क्वायर, D डैश लिखता हूं मैं यहाँ पे। दिस विल बी इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है ऊपर वाली वैल्यू अज्यूम करके। यहां से Q का मतलब आप जानते हो हाफ इंटू C इंटू J इंटू K। Q आपको पता है, B आपको वैल्यू पहले से ही पता है, नहीं पता थी तो आपने कैपिटल D बाई 2 अज्यूम किया हुआ था उसको। अब आप क्या करोगे, यहां से कैलकुलेट करोगे D डैश। डी डैश आपने कैलकुलेट किया। डी डैश का मतलब ये होता है कि ये बेंडिंग मोमेंट अगर बीम के ऊपर आ रहा है तो कितनी डेप्थ की बीम बैलेंस सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये जब डी डैश आपने निकाला है, ध्यान रखना है ये बेंडिंग मोमेंट जो आप निकाल के आ रहे हैं ऊपर से, इसमें आपने अज्यूम की हुई थी वैल्यू। अब आपको चेक करना है कि जो आपने डी डैश निकाला है वेदर दिस डी डैश, पहला केस बनता है अब
if this d dash is less than the d which you have assumed, जो आपने assume किया था उससे ये वैल्यू कम आती है, इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो assumed वैल्यू से कम है। रिक्वायरमेंट है 800 mm की, अज्यूम किया था 900 mm, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जो अज्यूम किया है उसकी रेंज में आ रही है रिक्वायरमेंट। इसका मतलब अगर ऐसा आता है ये डी डैश जो आप कैलकुलेट करते हो अज्यूम वैल्यू से कम आता है या फिर उसके बराबर भी आ जाता है, तो ये क्वेश्चन का सेक्शन यही सॉल्व हो गया। यू विल प्रोवाइड दिस द अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू को प्रोवाइड कर दोगे, ध्यान रखना अज्यूम्ड वैल्यू को, ठीक है। बट if this d dash is greater than d, अगर ये assumed value required value जो है, ये आपकी जो required value है वो assumed value से ज्यादा आ जाती है, इस केस में you have to redesign, आपको redesign करना होगा क्योंकि requirement assumed से ज्यादा है, तो you have to redesign considering the greater value of depth, greater वैल्यू ऑफ डेप्थ, ज्यादा बड़ी वैल्यू के साथ आपको दोबारा से assumption लेके दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी assumed वैल्यू से ज्यादा आ गई है। फाइन, इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा होता है कि मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू ज्यादा आ जाता तो यू विल अगेन अज्यूम अ डिफरेंट वैल्यू, दोबारा से अज्यूम करोगे डी फिर से जो पहले वाले डी से ज्यादा होगा और फिर से कैलकुलेट करोगे डेड लोड प्लस लाइव लोड और फिर से कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और फिर से कैलकुलेट करोगे क्यू बी डी डैश स्क्वायर करके डी डैश और फिर से चेक करोगे कि ये डी डैश अब जो वैल्यू अज्यूम डी किया है उससे कम है या ज्यादा है। अगर फिर से रिक्वायर्ड वैल्यू अज्यूम्ड से ज्यादा आ जाती है तो अगेन यू हैव टू अज्यूम with a greater value. So this is the scenario which you have to do. Until and unless this d dash become less than equal to d, you have to proceed this cycle of design. समझ में आ गया होगा, बार बार करते जाना जब तक ये फाइनल दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। मान लो आफ्टर सर्टेन टाइम और 1 और 2 इंटरवल के बाद आपकी ये वैल्यू बराबर हो जाती है और आपने यहां पे प्रोवाइड कर दिया, मान लो प्रोवाइड d कर दिया आपने फाइनल, डी फाइनल कर दिया है तो कैपिटल डी भी फाइनल हो गया और कैपिटल बी भी फाइनल हो गया। मतलब आपने सेक्शन जो है उसको डिजाइन कर दिया है, जो साइज है वो आपका डिजाइन हो चुका है, साइज इज डिजाइंड, साइज आपका डिजाइन हो गया है बीम का। Now the next step is to calculate the amount of steel to be provided in order to handle this bending moment. Always remember, whenever in any question you have to design for balance section, हमेशा आप बैलेंस सेक्शन के लिए डिजाइन करते हो। Whenever you have to calculate the area of steel, always use the very first equation of moment of area, हमेशा, कभी गलत नहीं होगा आंसर, बाकी किसी भी कुछ तरीके से करोगे गलत होने के चांसेस रहते हैं। To calculate the area of steel, we have to calculate the area of steel. कैसे निकाला जाएगा? In order to calculate the area of steel, you have to use the equation number 1, that is b into x a का whole square divided by 2. This is equal to m into ast into effective depth minus xa. Now in place of xa you have to keep xc, that is equal to k into d. xa की जगह आपको xc लगा देना है और यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके ast कैलकुलेट कर लेना है। एक बार ast आ जाएगा उसके बाद आप फाई कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 18 20 जो मन चाहे वो अज्यूम कर लोगे और नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? AST डिवाइडेड बाय पाई बाई 4 इंटू फाई स्क्वायर, नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करके आप एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे और जितनी बार्स आपने निकाली है और जितना साइज आपने निकाला है वो बना के दिखा दोगे। फिगर बनाना वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर साइज यू हैव जस्ट डिजाइन, यहाँ पे जितनी भी बार आ रही है वो उतनी बार यहाँ पे दिखा दोगे और जितनी भी आपने कैलकुलेट की है। उसके बाद जो भी आपका साइज है, जो आपने डेप्थ निकाला है इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे दिखा दोगे, जो आपने विथ अज्यूम किया है वो विथ यहाँ पे दिखा दोगे और यहाँ पे ग्रेड लिख दोगे कंक्रीट और स्टील का। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप कह सकते हो आपका जो बीम है वो डिजाइन हो चुका है। दिस इज फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम वेयर the external bending moment is being calculated and then you have equated the external bending moment with the balance moment of resistance and then you have checked for the value of depth कि required depth is less than or
ग्रेटर देन द अज्यूम्ड डेप्थ। इफ द रिक्वायर्ड डेप्थ इज लेस देन यू कैन गो फॉर द अज्यूम्ड डेप्थ, उसको प्रोवाइड कर दोगे। अगर रिक्वायर्ड डेप्थ ज्यादा आ रही है अज्यूम से तो फिर से अज्यूम करोगे रिक्वायर्ड डेप्थ से भी ज्यादा वाली वैल्यू, और उसके बाद दोबारा से वेट वगैरह कैलकुलेट करके फिर से साइकिल रिपीट करोगे। स्टेप्स जो मैंने यहाँ लिखा है उन स्टेप्स को अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बीच बीच में क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो डिजाइन समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में डिजाइन का आंसर मैच नहीं करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आते, क्योंकि डिजाइन आप कुछ और तरीके से करोगे, मैं कुछ और तरीके से करूंगा, वेरिएशन रहेंगे। अल्टीमेटली जो मेरी डिजाइन होगी वो सेफ आनी चाहिए। दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज, डिजाइन शुड बी सेफ, वो रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ये हो गई सिंगली बीम की डिजाइन की बात। सिंगली बीम के अंदर हमने दो चीजें करी, एक हमने करा एनालिसिस जिसमें हमने कैलकुलेट करा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा हमने किया डिजाइन जिसमें हमने उसका डायमेंशन और एरिया ऑफ स्टील निकाला। इसके अंदर एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें क्या करेंगे, देखो अभी तक जो आप देख रहे थे आपको हर क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड था एम ग्रेड, और मतलब बेसिकली कंक्रीट का मिक्सचर, ऐसे मान लो आपको ग्रेड प्रोवाइडेड था कंक्रीट और स्टील का, ग्रेड जो था ये प्रोवाइडेड था अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने किया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसमें आपसे कहा जाता है कि आप चेक करो द एडिक्वेसी ऑफ द सेक्शन। In this particular type of question, what they give is that they ask you to check for the adequacy of the section. Check the adequacy of section. सेक्शन की एडिक्वेसी चेक करने का मतलब क्या होता है ये समझ लो। एडिक्वेसी का मतलब जो सेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया होगा वो सेक्शन सही है या नहीं है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक तो ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं मॉडल रेशियो एम की वैल्यू, एम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आपको एम प्रोवाइड कर देंगे, आपको लोड वगैरह सारा दे देंगे, मतलब बेसिकली मुझे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पता होगा, ये भी मुझे प्रोवाइडेड होगा डायरेक्टली, या फिर मुझे पता होगा लोड से मैं निकाल लूंगा। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट पता है और मुझसे कहा जा रहा है एडिक्वेसी चेक करो, और मुझे कुछ नहीं दिया ग्रेड वगैरह, इसका मतलब क्या कहा जाएगा, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इस पे कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं स्टील और कंक्रीट पे वो चेक करो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में क्या निकालने को कहेंगे, आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा एसटी की वैल्यू निकालनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद हो सकता है एग्जाम में आपसे ये कहें कि अगर इसमें M20 Fe415 देंगे तो सेफ है कि नहीं, अगर M25 Fe415 देंगे तो सेफ है कि नहीं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यूज निकालनी, और अगर ये वैल्यूज जैसे मान लो आपको पूछे कि भाई M20 के लिए सेफ है कि नहीं है, तो आपको पता है M20 के लिए सिग्मा सीबीसी जो होता है ये मेरा होता है, आपको मैंने बताया था दिस वैल्यू इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे पता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्मा सीबीसी आना चाहिए, अगर M20 यूज करना है और सेक्शन एडिक्वेट है तो ये वैल्यू इस 7 वैल्यू से कम होनी चाहिए, ये 7 से ऊपर नहीं जा सकती। सिमिलर केसेस है, अगर आपको बोला जाता है Fe415 यूज करोगे आप, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिग्मा एसटी वैल्यू जो होगी दिस शुड बी इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर Fe415। तो यहाँ पे 415 नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया है दिस विल बी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, परमिसिबल की बात कर रहे हैं, फाई तक नहीं जाएंगे आप, क्योंकि हमें स्ट्रेस को रोकना है। तो ये सिग्मा एसटी 230, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं सिग्मा एसटी की वैल्यू कैलकुलेट करूं 230 से कम आनी चाहिए, अगर आएगी ज्यादा तो फिर Fe415 यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, हमेशा the first thing which you have to do is that you have been provided with the bending moment maximum, आपको provided होगा bending moment maximum, ये आपको provided है, this is provided to us, ये आपको given है हमेशा, m आपको given है, आपको मॉडुलर रेशियो भी given है, मॉडुलर रेशियो भी आपको provided है। इसका मतलब अगर मुझे ये दोनों चीजें provided हैं तो what I can do is that I can first of all calculate the एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्स से निकाल सकता हूं, कैसे निकालोगे, b इंटू डायमेंशन दिया ही होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू m डायरेक्टली दिया है AST इंटू डी माइनस एक्स, एरिया ऑफ स्टील वगैरह सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको स्ट्रेस पूछना है, डिजाइन नहीं है, एनालिसिस का एक दूसरा तरीका है, दूसरे टाइप की क्वेश्चन है। तो सब कुछ गिवन है, यहाँ से सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही एक्स की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि सेक्शन जो है वो अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है, बिकॉज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू
नो द वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितना कौन सा ग्रेड है, बट यहाँ पे तो वो दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे चेक नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू के लिए क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे वो मैं निकाल दूंगा कि इतनी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है अगर, तो क्या स्ट्रेसेस कंक्रीट और स्टील में आ रहे होंगे, कि न्यूट्रल एक्सिस की कुछ ऊपर कंक्रीट होगी नीचे स्टील होगी, तो क्या स्ट्रेसेस आ रहे होंगे वो मैं निकालूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे बेंडिंग मोमेंट पता है मैक्सिमम कितना आ रहा है, वो मुझे वैल्यू पता है, मान लो वो BM मैक्स वैल्यू है। अब मुझे पता है अगर मुझे इस वाली वैल्यू पे सेफ रखना है तो जो BM मैक्स है ये मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए बीम के। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं कंप्रेशन साइड से लिखता हूं तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू B इंटू XA एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस दैट इज सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई 2 इंटू द लीवर ऑफ D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। दिस विल बी इक्वल टू ये BM मैक्स मुझे दिया हुआ होगा, यहां से मेरा सिग्मा CBC कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप देखो तो, बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास है। इसका मतलब यहां से आई कैन कैलकुलेट बिकॉज़ XA आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहां से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC एंड इफ आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सिग्मा CBC देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा ST। हाउ यू आर कंसीडरिंग दैट XA इज द वैल्यू जहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस XA है और यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो मान लो सिग्मा CBC हुआ है, या कुछ भी मान सकते हो आप, मान लो सिग्मा CBC, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो समझ लो वो C हुआ है। मान लो ये जो स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हुआ है, मान लो मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, सिग्मा CBC हो रहा है या उससे कम हो रहा है, तो मैंने मान लिया C हो रहा है तो मैंने C लिख दिया, तो यहाँ से C निकाल लूंगा तो यहाँ से एक तो C की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये C की वैल्यू है तो ये XA है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, दिस इज D माइनस XA, ये क्या हो जाता है T बाई M। इसका मतलब आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T ऑल्सो। हाउ, दिस इज सिमिलर ट्रायंगल C अपॉन T अपॉन M, दिस इज इक्वल टू XA अपॉन D माइनस XA। यहाँ से आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आपको अगर M20 और Fe4 और 5 ही दिया है तो ये जो C की वैल्यू, दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 एंड दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ये भी एनालिसिस में एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एनालिसिस में दो तरीके की चीजें आ सकती हैं। पहली चीज ये है कि दे विल provide you with the section with everything steel and all and they ask you to calculate the moment of resistance. In that particular case you already know, I have already explained those things. But in the second type what they can do is that they'll provide you with the bending moment, they'll provide you with the model ratio, but they'll not give you the type and grade of concrete, but they'll ask you to check what will be the stresses developed in the concrete at steel. In that particular case what you have to do is that सबसे पहले XA तो निकालना ही निकालना है। एनालिसिस में किसी भी क्वेश्चन में XA सबसे पहले निकालना, बिना उसके एनालिसिस नहीं हो सकती। एक बार XA आ जाएगा, XA निकालने के बाद you have to equate the bending moment with the moment of resistance for that particular section, whatever the section is, under reinforced or over reinforced, it doesn't matter. You have to check for that, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा ग्रेड लगा रहे हैं, वो तो हम चेक कर रहे हैं अभी एडिक्वेसी। तो वहां से आप स्ट्रेसेस निकाल के चेक कर लोगे, जो रेंज दिया उससे कम है या ज्यादा है। इतना सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के अंदर आपको ध्यान से समझना है। इसमें एनालिसिस और डिजाइन के अंदर ये इस टाइप से छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम में ये बेंडिंग मोमेंट WL²/8 जो मैंने अभी से पहले निकाला था वो लग रहा होगा। डिजाइन के केस में अगर और कोई बीम है तो उसमें और कोई बेंडिंग मोमेंट आएगा, बट बेंडिंग मोमेंट हमेशा जो ऐसी भी बीम होगी उस सेक्शन में लिया जाएगा जहां पे शियर फोर्स 0 होगा। शियर फोर्स 0 कैसे देखते हैं वो आपको लिखना आता है, एक साइड से लिखते चले जाते हो कन्वेंशन के साथ और 0 रख देते हो इक्वेशन को। फाइन, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसके छोटे से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ में अपलोड करवा रहा हूं, करवा दिए मैंने, वो को आप प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इन जनरल कंक्रीट के अंदर रटने वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जो मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें वो आपको समझाता चला जा रहा हूँ। वीडियो को अच्छे से फॉलो करते जाओ, वीडियो के अलावा कुछ नहीं करना, जितना प्रोवाइड दिया जाएगा, जितना आपको चीजें दी जाएंगी दैट विल बी मोर देन इनफ। तो बार बार करते रहो इन चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तब तक रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और बात करेंगे कुछ और अलग अलग सेक्शंस की, और फिर उसके बाद बात करेंगे टी बीम की जो हमारे सिलेबस में है। WSM से हमारा सिंगली डबली, अभी डबली हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम टी बीम भी पढ़ेंगे। डबली की जरूरत कब पड़ती है? डबली की जरूरत तब पड़ती है जब सिंगली बीम एक्चुअल में चीजें हैंडल नहीं कर पा रही होती, तो उसकी बात भी अभी करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आके। पहले डबली समझेंगे, उसके बाद फिर